क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी रक्त का थक्का कैसे बनता है। रक्त का थक्का कैसे बनता है? अगर कहीं कट जाता है, हाथ या कहीं पे कट जाता है, तो वहाँ से क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है और कुछ देर के बाद वहाँ ब्लड जम जाता है। कुछ देर के बाद क्या होता है, ब्लड वहाँ जम जाता है और 2-3 दिन के बाद वहाँ पे एक पतला ऐसा परत आ जाता है, पतला ऐसा परत आ जाता है जो रेड कलर का रहता है, जो रेड कलर का रहता है। अगर हम हाथ काटे, कुछ देर के बाद वो बंद हो गया और कुछ दिन के बाद उस पे एक परत टाइप का जम जाता है, ठीक है, जो रेड कलर का होता है, उसी को बोलते हैं रक्त का थक्का बनना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। उसी को रक्त का थक्का बनना या रक्त का जमना बोलते हैं, ठीक है। जैसे काटे हम हाथ और वो कुछ दिन के बाद उस पे एक पतला ऐसा परत आ जाता है जिसको क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या ब्लड रक्त का थक्का बनना या जमना कहते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो जिस व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, जिस व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनेगा यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा, उसमें क्या होगा, वो व्यक्ति अगर मान के चलो कोई व्यक्ति जिसमें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रहा यानी रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, उसमें क्या होगा, अगर उसका हाथ कटेगा तो ब्लड जो है उसका फ्लो करते रह जाएगा, निकलते रह जाएगा, निकलते निकलते क्या होगा, वो अधिक मात्रा में निकल जाएगा जिससे वो उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। क्या होगी, मौत हो जाएगी, मर जाएगी। ब्लड के जमने की क्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसमें टाइम लगता है 4 मिनट का, 4 मिनट का टाइम, जिसमें जो ये प्रोसेस में 4 मिनट का टाइम लगता है। इसका 4 स्टेप रहता है, इसका 4 स्टेप, रक्त का थक्का बनने का 4 स्टेप है। स्टेप नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप है थ्रोम्बोसाइट, पहला स्टेप है थ्रोम्बोसाइट। अब ये थ्रोम्बोसाइट क्या करता है, थ्रोम्बोसाइट क्या करता है, जैसे ही कहीं कट जाता है तो ये वायु के संपर्क में आता है। ये किसके संपर्क में आता है, थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है और वो क्या होता है, वो बन जाता है, वायु के संपर्क में जैसे आता है वो एक्टिव हो जाता है, बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, उसके बाद स्टेप 2, थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया। थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या बैठा रहता है, कैल्शियम बैठा रहता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या बैठा रहता है, कैल्शियम बैठा रहता है। प्लास्टिन में कौन बैठा रहता है, कोई कैल्शियम बैठा हुआ रहता है, ठीक है। कैल्शियम से ये दोस्ती कर लेता है, इसके साथ कैल्शियम हमेशा रहता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोथोबीम के पास जाता है। जब प्रोथोबीम को ये एक्टिव कर देता है, उठा के एक्टिव कर देता है, तो ये बन जाता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन बन जाता है। ये क्या बन जाता है, थ्रोम्बिन। प्रोथोबीम जाके उसको एक्टिव किया तो वो क्या बन गया, थ्रोम्बिन, ठीक है। फिर थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन जैसे उठता है, ये पहले देखो, पहले फर्स्ट स्टेप में थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में जैसे आता है एक्टिव हो जाता है। थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में जैसे आता है एक्टिव हो जाता है, उठ के तैयार हो जाता है, वो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन में कैल्शियम बैठा हुआ है, हमारे शरीर में क्या बैठा हुआ रहता है, कैल्शियम बैठा हुआ रहता है, तो कैल्शियम से ये दोस्ती कर लेता है। ये दोनों जाता है प्रोथोबीम के पास, वो प्रोथोबीम को उठाता है, अगर कहीं कट जाता है वो उठाता है। अगर थ्रोम्बिन उठ गया, वो समझता है क्या है, कहीं कट गया है इसीलिए हम उठे हैं। इसको कब उठाया जाता है, कहीं कट जाता है तब इसको उठाया जाता है। तो ये दोनों जाके उसको उठाया, एक्टिव हो गया कौन, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन तुरंत समझ जाता है कि कुछ कट गया है, इसको एक्टिव करने का मतलब कुछ कट गया है, शरीर में कहीं कुछ कट गया है। तीसरा स्टेप में थ्रोम्बिन जाता है 5-ब्रिनोजेन के पास, 5-ब्रिनोजेन के पास थ्रोम्बिन कहा जाता है। तीसरा स्टेप में 5-ब्रिनोजेन के पास वो क्या करता है, वो जाके जब थ्रोम्बिन 5-ब्रिनोजेन को उठाता है तो वो जब एक्टिव हो जाता है तो वो बन जाता है फाइब्रिन।
फाइब्रिन बन जाता है। वो जब एक्टिव हो जाता है क्या बन जाता है? फाइब्रिन बन जाता है। जब फाइब्रिनोजेन एक्टिव हो गया वही क्या बन गया? फाइब्रिन बन गया। अगर इसको जाके उठाता है, थ्रोम्बिन को उठाता है, तो ये जैसे उठता है वो जानता है कि हमको कब उठाएगा, जब कटेगा तभी हमको उठाएगा। तो इसको उठाया, फिर थ्रोम्बिन जाके फाइब्रिनोजेन को उठाया। फाइब्रिनोजेन जब एक्टिव होता है तो क्या बन जाता है? फाइब्रिन बन जाता है। फाइब्रिन एक जालीनुमा रचना होती है। जालीनुमा रचना होती है। फाइब्रिन एक जालीनुमा रचना होती है, मतलब जालीनुमा मतलब जाली के समान होती है। जो रुधिराणु में क्या क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट, ये है। ये दोनों मिलकर क्या करता है? रक्त का थक्का बना देता है। ये जालीनुमा रचना हुआ। और हम लोग जानते हैं ये थोड़ा सा क्या रहता है? गहरा पदार्थ रहता है। तो जाली से अगर कोई भी चाय पत्ती को, जैसे चाय को हम छांकते हैं चलनी से, तो वो क्या होता है? जम जाता है ऊपर में, तो उसको बंद कर देता है ना बंद। फिर उसको कुछ देर के बाद हिलाते हैं, फिर गिरने लगता है। वही ये चीज है। अगर ये जालीनुमा रचना क्या है? फाइब्रिन है, और उसमें रुधिराणु फंस गया, तो वो क्या किया रहा? उसको ढक दिया, उसको बंद कर दिया। तो उसी को कहते हैं रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना। और ये रक्त का थक्का बनने में, ये पूरा क्रिया होने में, ये 4 स्टेप में गुजरने में सबसे ज्यादा मदद करता है विटामिन के। विटामिन के जो है ये लोग को जल्दी जल्दी काम करवाने में मदद करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के ये लोग को जल्दी जल्दी करने में मदद करता है। अब इसी को हम शॉर्ट में समझाते हैं। अब देखो, ब्लड को जमने में कौन मदद करता है? रुधिराणु का मतलब क्या हुआ? थ्रोम्बोसाइट जो पेटिलेट में पाया जाता है। जो किस में पाया जाता है? पेटिलेट में पाया जाता है। ब्लड को जमने में रुधिराणु मदद करता है, जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर रुधिराणु यानी थ्रोम्बोसाइट दोनों मिलकर क्या करता है? ब्लड को जमने में मदद करता है। और इसमें पेटिलेट है जो और इसको मदद करता है। प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन और प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन और प्रोथोबिन। प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन और ब्रोथोबिन मदद करता है किसको? ब्लड को जमने में। और तत्व या धातु में कौन मदद करता है? कैल्शियम मदद करता है रक्त को थक्का बनाने में। और विटामिन के मदद करता है रक्त को थक्का बनाने में। अब होता है एक एंटीक्लोटिंग जिसको हेमरेज बोलते हैं। हेपेरिन। देखो, अगर पूछेगा रुधिराणु में रुधिराणु को कौन मदद कर रहा है, तो थ्रोम्बोसाइट यानी पेटिलेट मदद करता है। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथोबिन। और तत्व में कैल्शियम, विटामिन में विटामिन के। अब देखो, एक इफेक्टेड होता है कि शरीर के अंदर ही रक्त का क्या थक्का बनने लगता है। शरीर के अंदर ही रक्त का थक्का बनने लगता है। उसमें क्या होता है? जैसे शरीर के अंदर ही रक्त का थक्का बनने लगा तो क्या होगा? उसको जब प्रेशर मारेगा तो उसको क्या होगा? फट जाएगा। वो शरीर के अंदर बनेगा थक्का तो क्या होगा? जब प्रेशर मारेगा, स्पीड तो रहता है, रक्त का स्पीड जानता है 120/80। 120 के स्पीड में जाता है, 80 के स्पीड में आता है। तो ये क्या होगा? अगर रक्त का थक्का बना रहेगा कहीं पे, मान के चलो नस में कहीं पे रक्त का थक्का बन गया, तो वो क्या होगा? जब प्रेशर मारेगा तो उसको क्या करेगा? चीर देगा, उसको फाड़ देगा। ठीक है, तो वही नस का अगर फट जाना यानी एंटीक्लोटिंग यानी शरीर के आंतरिक भाग में कहीं रक्त का थक्का बनने लगता है
तो एंटी क्लॉटिंग होता है। अगर वही नस में अगर हो जाए और प्रेशर मारेगा, कौन, ब्लड अगर प्रेशर मारेगा तो क्या होगा, वो फट जाएगा। और यही जो फट जाता है, नस की फटने की क्रिया को हम लोग हेपेरिन कहते हैं। क्या कहते, सॉरी, नस की फटने की क्रिया को हेमरेज कहते हैं। नस की फटने की क्रिया को हेमरेज कहते हैं। हेमरेज जो है अक्सर ब्रेन में होता है। क्यों होता है ब्रेन में? क्योंकि दिमाग की नस बहुत पतली होती है। दिमाग की नस बहुत पतली होती है। ये जैसे प्रेशर मारता है क्या होता है, उसको फाड़ देता है, और जब फाड़ देता है तो क्या होता है, हेमरेज। इसमें आदमी की मौत होने का चांस बहुत ज्यादा बना रहता है। ठीक है, इसीलिए हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनना चाहिए। अगर नस कहीं पे फाड़ दिया तो मौत का खतरा ज्यादा बना रहता है। ठीक है, इसीलिए हमारे शरीर के अंदर क्या होना चाहिए, रक्त का थक्का नहीं बनना चाहिए। यही सब के लिए हमारे शरीर के अंदर कौन बैठा है, हेमरेज तो समझ गए। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर यही सब क्रिया के लिए, क्या कि जानता है कि कभी कभी क्या होता है शरीर के अंदर, क्या होता है, रक्त का थक्का बनने लगता है। इसी के लिए हमारे शरीर के अंदर एंटी क्लॉटिंग बैठा है जिसका नाम है हेपेरिन। हेपेरिन क्या करता है, हेपेरिन क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर, ये हमारे शरीर के अंदर कभी भी रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। रक्त का थक्का नहीं बनने देता, ये चारों को काम नहीं करने देता हमारे शरीर के अंदर। और लेकिन इसमें एक कारण है, इसमें भी एक फॉल्ट है। क्या है इसमें फॉल्ट, कि जब हेपेरिन वायु के संपर्क में यानी हवा के संपर्क में आता है तो ये मर जाता है। ये क्या होता है, मर जाता है। जब वायु के संपर्क में आता है तो ये क्या होता है, मर जाता है। अब जब तक वायु के संपर्क में नहीं है तो शरीर के अंदर थक्का तो बनने नहीं देगा। ये हेपेरिन शरीर के अंदर तो थक्का बनने नहीं देगा जब तक वायु के संपर्क में नहीं आएगा। जब ये वायु के संपर्क में आएगा तभी नहीं ये मरेगा। ठीक है, तो जब ये वायु के संपर्क में आता है तो ये क्या होता है, मर जाता है। इसीलिए इंजेक्शन वगैरह देखता होगा, उसमें एयर का कुछ भी चीज नहीं छोड़ता, वो पूरा दवाई भी थोड़ा सा फेंक देता है। काहे कि वो जानता है कि अगर वायु यानी एयर अगर नस के अंदर चल गया तो किसको मार देगा, हेपेरिन को मार देगा। और हेपेरिन मारेगा तो क्या होगा, शरीर के अंदर भी रक्त का थक्का बनने लगेगा जिससे नस फट जाएगा। क्या होगा, हेमरेज होगा, जिससे नस फटने लगेगा, हेमरेज होगा। इसीलिए डॉक्टर वगैरह इंजेक्शन में थोड़ा सा दवाई भी फेंक देता है जिससे एयर पूरी तरह से निकल जाए, तब वो इंजेक्शन देता है। यही कारण है कि अगर वायु के संपर्क में आया तो हेमरेज मर जाएगा। ये एंटी क्लॉटिंग होता है, यानी शरीर के अंदर क्या, रक्त का थक्का को नहीं बनने देता है। ठीक है, अब फाइब्रिनोजेन प्रोथोबिन और हेपेरिन ये तीनों का निर्माण यकृत करता है यानी लीवर करता है। ये तीनों का निर्माण कौन करता है, यकृत यानी लीवर करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप